श्री राजेश गुप्ता जी धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। धन्यवाद उपाध्यक्षा जी, आपने जिस विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया है। आज जो भारत के सामने अर्थव्यवस्था की हालत पहुंच गई है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतना मुश्किल हो गया है 2 टाइम का खाना जुटाना, रोटी जुटाना, कि मुझे लगता है कि पहले तो कहते थे कि गरीब लोग परेशान हैं, लेकिन अब तो जो मिडिल क्लास है वही इंडिया के अंदर इतना परेशान है कि पूछो मत। और मिडिल क्लास तो छोड़ो, अब तो आज रोज अखबारों में पढ़ी रही है कि जो हाईएस्ट इनकम ग्रुप के लोग हैं वो भी इंडिया से बाहर भाग रहे हैं। सबके अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है जुलाई के अंदर, जो रिटेल इन्फ्लेशन की, अगर आप देखें तो सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। इतना बुरा हाल कि एक आम आदमी जिसको ये सब समझ में भी नहीं आता है कि इन्फ्लेशन क्या होती है, कैसे इन चीजों को नापा जाता है, लेकिन वो इस बात को लेकर जरूर परेशान है कि कल तक जो काम 5,000 में हो जाता था अब उसके 6,000 हो गए और वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसके अंदर इन्फ्लेशन ने अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा, लेकिन एक जो अच्छी बात है जिसके लिए ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है वो ये है कि उस सबके बावजूद दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिसकी वजह से अकेला राज्य है जिसकी इन्फ्लेशन दर सबसे कम है पूरे भारत में। इसमें 22 स्टेट्स को अगर देखा जाए तो 14 तो ऐसी है जिनकी इन्फ्लेशन रेट 7% से भी ज्यादा है, और जो बाकी 8 बचे उसमें भी जो जैसे मैंने बताया कि दिल्ली सबसे कम है। राजस्थान में ये ओवरऑल सबसे ज्यादा है जो दिल्ली के साथ लगा हुआ है। अर्बन एरियाज के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट उत्तराखंड की है जो कि 10.5% है, राजस्थान में 10.4, उड़ीसा में 9.9 और दिल्ली में कितनी है? मात्र 3.7%, सबसे कम। बड़ी मजेदार बात है कि मैं पढ़ रहा था कि एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। टीवी पे भी डिबेट्स होती है, वैसे तो आपने देखा है कि डिबेट्स आजकल जिन मुद्दों पे होती है उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 चैनलों ने जो दिखाया, जो आजकल यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं उनके ऊपर मैंने देखा, तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि ज्यादातर वजह यह है कि सब्जियों के और दालों के रेट बढ़े हैं और उन राज्यों में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है जहां सब्जियां पैदा नहीं होती। अब बड़े कमाल की बात है, दिल्ली के अंदर खेती बाड़ी होती है लेकिन बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित। अब टमाटर दिल्ली में कितने होते होंगे, लेकिन दिल्ली में फिर भी सबसे कम है। और राजस्थान जैसे बड़े राज्य के अंदर, उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर जहां खेती पे ही बहुत कुछ डिपेंड करता है, उड़ीसा में ऐसी जगहों पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है। इसके साथ में एक बहुत गौर देने वाली चीज है कि वहां पर प्रति व्यक्ति आय भी कम है, वहां की मिनिमम वेजेस बहुत कम है, जबकि दिल्ली की मिनिमम वेजेस पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। तो ये बैलेंस आप देखिए कि दिल्ली में जो अनस्किल्ड लेबर भी है वो 16,000 रुपए कमा रहा, मिनिमम वेज है उसकी। जो सेमी स्किल्ड है वो 18,000 कमाता है, साथ में उसको बिजली का फायदा भी मिलता है, तो 200 यूनिट फ्री और 400 हाफ पे है। साथ में उसे पानी का भी फायदा मिलता है 20,000 लीटर का। साथ में अगर वो महिला है तो बस की यात्रा फ्री है। ये सारे फायदे वो ले रहा है, माताजी पिताजी को तीर्थ यात्रा को फ्री में भेज रहा है, इनकम बढ़ रही है।
और खर्चा सबसे कम, क्योंकि इन्फ्लेशन दिल्ली में सबसे कम है। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे दिल्ली के नागरिकों को ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पे चुना, जिन्होंने चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों को राहत दी, उनकी जेब में कुछ पैसे डाले, वो उस इकोनॉमी में उस पैसे को चला रहे हैं, देश को फायदा हो रहा है, दिल्ली को फायदा हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे पूरे देश में हर राज्य के अंदर लोग ऐसी सरकार को चुनेंगे जो बेवजह की मुद्दों की बात ना करके ऐसे मुख्यमंत्री को चुनना चाहेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना चाहेंगे जो उनको कुछ राहत दे, उनकी इकोनॉमी में कुछ फायदा दे, देश को आगे बढ़ाए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय मिश्रा जी, विनय मिश्रा जी, अजय दत्त जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 3 बार जीत के आई और तीनों बार पूरे देश की जितनी भी महंगाई दर थी उससे दिल्ली की महंगाई दर जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तब से कम होनी शुरू हो गई और आज पूरे देश में महंगाई दर 10% से भी ज़्यादा है और जहाँ जहाँ बीजेपी के राज्य हैं वहाँ हरियाणा को देख लीजिए 8.38% महंगाई दर, यूपी में 9.6, उत्तराखंड में 10.5। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है महंगाई बढ़ती जा रही है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है, यहाँ पे महंगाई दर कम होती जा रही है और 3.9% जो बहुत ही कम है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दिल्ली उत्पादन नहीं करती, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर महंगाई दर इतनी कम रखी गई है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार बधाई के पात्र हैं। और ये हुआ कैसे, इसके पीछे वजह क्या हुई? क्योंकि दिल्ली के जितना भी टैक्स का पैसा है मुख्यमंत्री साहब ने उसको दिल्ली की जनता पे लगाया। दिल्ली के लिए बिजली फ्री की, दिल्ली के लोगों का पैसा बचा। दिल्ली के लोगों के लिए पानी फ्री किया, दिल्ली के लोगों का पैसा बचा। दिल्ली के बच्चों के स्कूल अच्छे किए। पहले एडमिशन हुआ करते थे 60%, आज 40% और बढ़ गए। वहाँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजने कम हुए, दिल्ली के लोगों का पैसा बचा। महिलाओं के लिए बस फ्री हुई, दिल्ली के लोगों का पैसा बचा। मोहल्ला क्लिनिक खुले, दिल्ली के लोगों का पैसा बचा। और इसी सब क्रम में दिल्ली की जो प्रति व्यक्ति जो खर्च है वो भी बचा और दिल्ली की जो महंगाई दर है वो भी बची। इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है, आटा हर साल 15% की दर से बढ़ रहा है, आलू प्याज 10% 15% की दर से, और टमाटर ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक समय ऐसा था 20 रुपए किलो टमाटर और अभी थोड़े दिन 3-4 दिन पहले तक 300 रुपए किलो टमाटर, 300 रुपए। कुछ लोग तो टमाटर को सिर्फ देख के ही उसका स्वाद ले लेते थे। तो ये हुआ इस वजह से क्योंकि देश की सरकारें जो काम कर रही है उससे देश के लोगों को कोई लेना देना नहीं है, उनकी महंगाई को कम करने से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो एकमात्र एजेंडा है कि देश के अंदर किसी भी तरीके से वो जीत के आ जाए, लोगों के अंदर किसी भी तरीके से फूट डाल दे, लोगों के अंदर किसी भी तरीके से इस तरीके की भावनाएं क्रिएट कर दे कि बस उनको वोट मिले। तो वोट की राजनीति है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी काम की राजनीति करते हैं। और दिल्ली ये केंद्र सरकार के लिए किसी ने कहा है आलू खा गए, अदरक खा गए वो तो टमाटर, एक बड़ी सड़क खा गए और तेल पी गए घर जाकर। चलिए बहुत बहुत तो ये बीजेपी ने जो कंबल ओढ़ के तेल पिया है और लोगों का जो पैसा खाया है, ये इसीलिए पूरे देश में महंगाई दर बढ़ी है।
और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी की सरकार है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये धन्यवाद प्रस्ताव पे मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 से 4 लाइनों से ज्यादा ना बोले, आगे भी बहुत सारे विषय हैं। महेंद्र गोयल जी। धन्यवाद अध्यक्षा जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं देख रहा हूं कि जब से पैदा हुए हैं तो पूरी दुनिया के अंदर या पूरे लोगों से आज तक एक ही बात सुनते रहते हैं, यदि कोई राज सबसे बढ़िया हुआ था तो राम राज्य हुआ था। आज दिल्ली के अंदर भी मैं वही महसूस कर रहा हूं, उसी राम राज्य की कल्पना कर रहा हूं, क्योंकि राम जी का उद्देश्य एक ही था कि उसके राज्य के अंदर उसके बच्चे शिक्षित हों, उसके राज्य के अंदर हर रहने वाला नागरिक स्वस्थ रहना चाहिए, हर नागरिक के लिए पीने का पानी मिलना चाहिए, माताओं को, बहनों को, बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए। उसी तर्ज के ऊपर दिल्ली के अंदर यदि ये काम कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप के अंदर दिल्ली के अंदर लगातार 3 बार सरकार बना के इस काम को चरितार्थ किया है। उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली के लोगों को पीने के लिए फ्री में पानी दूंगा। अपनी लगातार सफलतापूर्वक परिस्थितियों के अंदर रहते हुए भी दिल्ली के अंदर लोगों के लिए पीने के लिए पानी हर घर को दिया। ये राम राज्य की कल्पना के अनुसार ही है। राम तो वो नहीं बन सकते, लेकिन राम के सेवक हनुमान के दूत के रूप के अंदर दिल्ली के अंदर ये काम करके दिखाया तो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, और हर आदमी को पीने के लिए साफ पानी। राम जी की कल्पना थी कि उसके राज्य के अंदर सभी स्वस्थ हो। उसी के तहत दिल्ली के अंदर अपने सभी हॉस्पिटलों को चुस्त और दुरुस्त किया और उनके अंदर दवाइयां मुफ्त के अंदर देने का काम किया। महंगे से महंगा टेस्ट भी उन्होंने फ्री के अंदर करवाया। दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े, कोई इलाज से वंचित ना रहे। लेकिन केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार इतनी निर्दयी है कि उन मोहल्ला क्लिनिकों को भी वो बंद करवाने के लिए लगी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मिट्टी के बने हुए हैं कि किसी भी प्रकार से उनको बंद नहीं होने दे रहे। ये कार्य होता है। कंप्लीट तो 2024 के अंदर जनता ही कर देगी। जनता जल्दी से कंप्लीट करने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। किसको? आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर यदि कहीं पर नाम लिया जाता है, पहले कहते थे शिक्षा के बारे में कहीं पर बात करनी है तो फिनलैंड वालों से करो, इंग्लैंड वालों से करो, अमेरिका वालों से सीखो। आज अमेरिका वाले कहते हैं यदि शिक्षा की नीति के ऊपर बात करनी है तो अरविंद केजरीवाल से सीखो, मनीष सिसोदिया से सीखो। ये बात की जाती है शिक्षा के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री के। आज हर बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम लगाई है उन्होंने, उनकी फीस आज तक बढ़ने नहीं दी। ये होता है एक नीति के तहत काम करने का। दिल्ली के लोगों का खर्च आज इसी वजह से कम है कि आज सरकारी स्कूल से भी नाम कटवाकर दिल्ली के स्कूलों के अंदर एडमिशन लेने के लिए आज लाइन लगी रहती है, प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर। मैं जिस समय में विधायक बना था
बहुत से लोग आते थे उस समय में, विधायक जी मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो। मैंने हाँ भी करवा देंगे। कौन से स्कूल में करवाना? मेरे को यह था कि सरकारी स्कूल के लिए आए होंगे, प्राइवेट स्कूलों का नाम लेते थे। और प्राइवेट स्कूल के अंदर हम फोन करते थे तो वहां पर डोनेशन के नाम पे उस समय में पैसे लिया जाता था। लेकिन हाँ बिल्कुल, गुलाब भाई का भी, अमानत भाई के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चे भी छोटे छोटे स्कूलों के अंदर ही पढ़े हैं। हमारे बहुत से ऐसे विधायक जिनके बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों के अंदर में पढ़ रहे हैं। आज दिल्ली के बहुत से ऐसे अमीर घरानों के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा लेने के लिए तत्पर है और ऑफिसों के बाहर लाइन लगी रहती है। राम जी का एक ही था एक कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जाए। उसी के तहत दिल्ली के अंदर आज दिल्ली का कोई भी बुजुर्ग होता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि श्रवण कुमार के रूप के अंदर अरविंद केजरीवाल उनका बेटे के रूप के अंदर उनको तीर्थ यात्राएं करवाते हैं। ये होता है कि राम राज्य की कल्पना करना। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब का कि वो ऐसी ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसके तहत लोगों का खर्च कम हुआ। आज मैं सुबह जब आ रहा था तो एक माई मिल गई, क्योंकि सुबह सुबह घर पे बहुत व्यक्ति आ जाते हैं। तो कल के अखबार के अनुसार उन्होंने, उसके बेटे ने बताया होगा कि दिल्ली के अंदर महंगाई दर सबसे कम है। तो वो अम्मा बोली केजरीवाल ने जाकर मेरा भी आशीष दियो कि इसी तरह से बना रहा है और दिल्ली दिल्ली के लिए नहीं देश के लिए भी काम करे, ऐसा मतलब उन्होंने आशीष दिया है। जिस समय में विदोड़ी साहब और ये भाजपा के अन्य नेता बाहर गए थे, हम बाहर ही बैठे थे, मोहन हमारे साथी भी वहीं पे बैठे थे, उन्होंने भी कहा धन्यवाद प्रस्ताव आएगा, लेकिन दिल से कह रहे हैं हम भी अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली के अंदर महंगाई रेट तो कम है। यही कहा था ना मदन लाल जी, यही कहा था ना। मैं उनका बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, चाहे बिट साहब है या बिदुड़ी साहब है, कम से कम वो सदन के अंदर नहीं लेकिन सदन के बाहर तो सच बोलने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद उनकी तरफ से भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद तो पूरी जनता कर रही है। अल्पकालिक चर्चा, बस बैठिए। अल्पकालिक चर्चा नियम 55 के तहत बैठिए, बीच में रोक दी। बैठिए बैठिए, समय की बहुत कमी है, विषय बहुत सारे हैं। अल्पकालिक चर्चा नियम जब कभी आपका बोलने का नंबर आया तो आप नहीं चुप होते। श्री संजीव झा जी, निर्वाचित दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने में केंद्र सरकार का अलोकतांत्रिक कदम और संवैधानिक प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरी तरह उल्लंघन के संबंध में चर्चा को प्रारंभ करेंगे। बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया कि आज आपने शुरू कीजिए संजीव झा जी। आज आपने वो काले कानून जो संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास कराया, आज वो कानून कैसे अनडेमोक्रेटिक है इसकी चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनडेमोक्रेटिक काम इसलिए करने पर मजबूर हुए क्योंकि 2013 में आंदोलन से आई हुई पार्टी की सरकार बनी और जब जो 2013 में सरकार बनी
तो पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि कोई पार्टी अगर दिल्ली की या देश की जनता से जो वादा करे वो वादा पहले दिन से उस पर काम करना शुरू कर दे। नहीं तो होता यही रहा था कि मैनिफेस्टो केवल चुनाव के पहले बनता था, बाद में कुछ को देखता नहीं था। इसकी परंपरा की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने की कि अगर कहा कि हम बिजली आधी करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे, तो 48 घंटे के अंदर 104 डिग्री फीवर हुआ था उनको उस टाइम। 104 डिग्री फीवर होने के बावजूद दिल्ली की जनता के किए गए वादे को पूरा किया। 49 दिन की सरकार थी। उस 49 दिन की सरकार में पहली बार दिल्ली की जनता को लगा कि कोई सरकार आम आदमी या आम आदमी के किसी काम को सरकारी अधिकारी, सरकारी अफसर से जाए तो हो पाएगा। और 49 दिन के उस टेलर का परिणाम यह हुआ कि 2015 का जब चुनाव हो रहा था तो 2015 के चुनाव में दिल्ली की जनता ने एक इतिहास बनाया। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को 53% से ज्यादा मत मिले। मुझे याद है जिस दिन 2015 में रिजल्ट आया था उसी दिन अमित शाह जी की बेटे की शादी थी। 2015 के रिजल्ट के कारण अमित शाह जी के बेटे की शादी में बैंड नहीं बजाया था, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनका बैंड बजाया था। बस कहानी यहीं से शुरू हुई कि समंदर को इतनी सी बात बस खल गई कि मेरे ऊपर कागज छोटी सी नाव कैसे चल गई। उसके बाद से साजिश शुरू हुआ। इसी सदन में हमने मई 2015 में एक इलीगल चिट्ठी आई थी और कहा था कि सर्विसेज अब दिल्ली सरकार का विषय नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में 66 एंट्रीज हैं। इस 66 एंट्रीज में 3 एंट्री 1, 2, 18 यानी लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये 3 एंट्री को छोड़कर बाकी जितने भी एंट्रीज हैं ये सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। ये ए में कहा गया था। लेकिन एंट्री 41 जो सर्विसेज की बात थी, उन्होंने कहा कि अब एंट्री 41 भी एंट्री 1 to 18 के साथ होगा। इस बात को लेकर हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में मसला चलता रहा, लेकिन सर्विसेज के लेने के बावजूद इनको लगा कि काम कैसे होगा, अधिकारी हमारे पास रहेगा, हम काम नहीं करने देंगे। काम की गति धीरे जरूर हुई, लेकिन काम को रोक नहीं पाए। फिर एक एक कर जितनी एजेंसी दिल्ली सरकार के पास थी, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो रहा हो, चाहे सर्विसेज रहा हो, सब ले लिया। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के जज्बे को, उनके सरकार के जज्बे को कम नहीं कर पाए। उसी समय पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इसी सदन के 21 विधायक को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण का केस लगा करके सजा निरस्त कर दिया गया। उसमें मैं भी एक था। पहली बार ऐसा हुआ कि बिना चुनाव हारे हम एक्स हो गए और बिना चुनाव लड़े जीते हम फिर विधायक बन गए। ये भी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। साजिशों का दौर चलता रहा। 2018 में फैसला आया संवैधानिक पीठ का। उस फैसले में क्लियरली कहा गया कि एलजी जो है वो एड एंड एडवाइस से बाउंड है। लेकिन उसके बावजूद फिर 2020 का चुनाव हुआ। 5 साल के अरविंद केजरीवाल जी के काम पर पहली बार किसी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने काम किया तो काम के नाम पे वोट करना। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब इतनी साजिश कामयाब नहीं हो पाई तो 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास का नहीं था। 2020 का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उसी फिर रेडिकल लाइन पे लड़े, दूसरी पे धर्म पे, पता नहीं क्या क्या नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि देश के गृह मंत्री दिल्ली के कोने कोने में जाकर पर्चे बांट रहे थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमने काम किया है तो काम के नाम पे वोट करना, फिर इसी दिल्ली की जनता ने 53% वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई।
जब तीसरी बार सरकार बनाया, फिर एक बिल लेकर 2021 में आ गए कि अब एलजी ही मुखिया होगा, बिना एलजी के सैंक्शन के कोई फाइल नहीं जाएगा। और फिर तमाम तरह की नीचता कह लीजिए होना शुरू हो गया। सारे विकास के काम रोक दिए गए, जो दिल्ली के वेलफेयर के काम रोकने की साजिश की गई, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के जज्बे को कम नहीं कर पाए। 2023 में फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। दूसरी बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा कि एलजी एड एंड एडवाइस कैबिनेट के लिए बाउंड हैं। उन्होंने कहा कि सर्विस दिल्ली सरकार का विषय है। मैं अमित शाह जी को संसद में सुन रहा था। अमित शाह जी कह रहे थे कि 239 AA7A में केंद्र को दिल्ली के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि अभी संवैधानिक पीठ ने इसी विषय को जुडिशियल रिव्यू के संविधान पीठ ने भेजा है कि 7A में केंद्र सरकार के वास्तव में क्या अधिकार है या पार्लियामेंट कोई काउंटर है कि नहीं है। लेकिन अगर ठीक से आप पढ़ेंगे तो 7B 239 AA7B ये कहता है कि आपको पार्लियामेंट 239 AA7B स्टिपुलेट दैट पार्लियामेंट्स लॉ मेकिंग अंडर आर्टिकल 239 AA7A शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि कानून बनाने का अधिकार है पर अमेंडमेंट करने का अधिकार आपको नहीं है। ये कह रहे हैं कि 239 AA3B कहता है संसद किसी भी विषय में कानून बना सकता है। हाँ, बना सकता है, पर वो फ्रेश कानून बना सकता है, क्योंकि 239 AA3C ये कहता है कि आप अमेंड नहीं कर सकते। तो अगर आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप एंट्री 1 to 18 के साथ 41 को ला रहे हैं, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के साथ अगर आप सर्विस को ऐड कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, जिसका प्रोविजन 368 में है। तो इसका मतलब यह है कि किसी एक्ट के से आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, यह प्रोविजन कहता है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रॉड किया है पार्लियामेंट में। आपने कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रॉड करके दिल्ली के जनता के अधिकार को छीना है। आपने कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रॉड करके आपने दिल्ली के जनता को गुलाम बनाया है। आपने एक बात और कर रहे थे, कह रहे थे अमित शाह कह रहे थे कि इससे पहले तो कोई विवाद नहीं हुआ और इसीलिए मैं पार्लियामेंट दिल्ली के विधानसभा के प्रोसीडिंग्स को भी लेकर के आया हूं। मैं मानता हूं कि 2014 के बाद वो दिल्ली आए, तो 2014 के बाद की इतिहास की जानने के बाद की जो प्रक्रिया, उनकी जानकारी दिल्ली की होगी। और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की टीम भी नहीं है, तो थोड़ी रिसर्च भी कर ले। 2002 में चीफ मिनिस्टर जो तत्कालीन थी वो रूल 107 मोशन लेके आए थे, और वो मोशन भी यही था कि उस समय में भी होम मिनिस्टर ने एक चिट्ठी लिख करके जीएनसीडी कहा कि ये इसका मतलब एलजी है। उस समय में भी कहा गया कि एंट्री 41 केंद्र का विषय है, स्टेट का विषय नहीं है। और उस समय में डिसीजन ने मोशन मूव किया था कि आपने दिल्ली के चुनावी सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आप हजर्ब कर रहे हो। ऐसे 700 डिविजन चर्चा इस सदन में हुआ कि किस तरह से चुनी हुई सरकार की शक्ति को एलजी सुपरसीड कर रहा है। तो यह कोई पहला वाकया नहीं है, यह पहले भी चर्चा होती रही है इस सदन में। इस बात पर खूब गहन मंथन हुआ। तो अगर आप इस बात पर सदन में कह रहे थे अमित शाह जी, तो सदन में आप झूठ बोल रहे थे। वैसे तो आप लोगों की झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडा फैलाने का आपका अपना एक इतिहास है। आप जिसका सच से लेना देना नहीं होता है उसको भी आप साबित कर लेते हो। तो मेरा यह मानना है अध्यक्ष महोदया कि दिल्ली की जनता से बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। अमित शाह कह रहे थे कि ये तो सुपारी पार्टी है। वैसे सुपारी
किस दुनिया में सुपारी से बड़ा प्यार है उनको, क्योंकि सुपारी वालों की एक दुनिया है जहां सुपारी ली जाती है और दी जाती है। मैं गृह मंत्री के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस जगत में सुपारी की चर्चा होती है, हाँ, तो उस जगत से मुझे लगता है कि कोई रिश्ता नाता ज्यादा होगा। लेकिन वो सुपारी या गर्दन में अटक जाए ना, तो निगलते बनता है ना उगलते बनता है, गर्दन में अटकी पड़ी है आपको सुपारी। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से दिल्ली के जनता के संवैधानिक अधिकारों की हत्या की गई है, इसको कभी देश माफ नहीं करेगा। पूरी जो आप देखिए, एक चुनी हुई सरकार की शक्ति की आत्मा 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, एड एंड एडवाइस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में चुनी हुई सरकार की मूल आत्मा है कि चाहे गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। दूसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जब मैं कहता हूं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि सरकार के 2 अंग हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दूसरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुनी हुई सरकार। अगर आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव को अपने पास रख लोगे तो फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कहां से? और तीसरी बात, जो संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया, ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? कहता है कि ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए, और ये लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होगा जनता के लिए। ये पूरा चेन है। इस पूरे चेन में अगर आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के ऊपर कर दोगे, तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। पूरे 102 से लेकर 110 पैरा में अच्छे से समझाया संवैधानिक पीठ के फैसले में कि आखिर किस तरह से चुनी हुई सरकार के लिए ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होंगे। पैरा 106 में कहा, अंडर द Westminster parliamentary democracy, the triple chain of command as follows: civil service officer accountable to minister, minister accountable to parliament or legislature, and parliament legislature is accountable to the electorate. आपने सुप्रीम कोर्ट के उस ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने खत्म कर दिया, आपने एक अथॉरिटी बना दी। और अथॉरिटी कैसी है कि उसमें 3 लोग होंगे, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी। अब एक बात बताइए आप, वो कहता है कि उसकी कोरम 2 लोगों से होगी, तो अगर चेयरमैन नहीं भी है और अगर ये बैठ जाएंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा। मीटिंग कन्वेन करने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी होंगे, होम सेक्रेटरी, तो मीटिंग कन्वेन करने की जिम्मेदारी है उनकी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मीटिंग बुला करके फैसला ले ले तो चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता। पहला कोई ऐसी बॉडी हम देख रहे हैं जिसके चेयरमैन बिना चेयर का है। और पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया, कहा कि अगर यहां किसी तरह की आपस में मतैक्य नहीं होंगे, आपस में एक मत नहीं होंगे, तो एलजी फैसला करेगा और एलजी अपने विवेक से फैसला करेगा। अरे ये कैसा, ये राजतंत्र तो नहीं है ना। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोग, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, हम विधायक हो, संविधान से बंधे हुए हैं। किसी के लिए स्वविवेक का जगह नहीं है कि आप स्वविवेक से फैसला ले लो। किसने अधिकार दिया आपको? किस मुल्क तहत लेंगे आप? स्वविवेक से फैसला लेंगे आप? तो अगर आप स्वविवेक से फैसला लेने का मतलब है कि आप संविधान से ऊपर हैं,
आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस से ऊपर हैं, आप जनतांत्रिक मूल्य से ऊपर हैं। आप इस देश ने जब प्रोसेस की बात आई तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस को चुना गया और उस पार्लियामेंट्री प्रोसेस में किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई। तो मुझे लगता है कि समझिए इस देश के संविधान से किस तरह से खेला गया है कि आज एक व्यक्ति को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर बैठा दिया गया, कहा उसकी जो मर्जी होगी वो फैसला लेगा, वो फैसला बाइंडिंग होगा। कंप्लीट कीजिए। तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदया कि इकबाल साहब ने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हमारे कुछ साथी नहीं है यहाँ, हो सकता है कि सरकार में आज हम कल नहीं रहेंगे, सरकार किसी की भी होगी, लेकिन वो सरकार पैरालाइज सरकार होगी। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी 90 जैसे पार्टी बना तब से लेकर उनका यह वादा था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 77 से लेकर के 91 में जब ये विधानसभा बना तब भी उन्होंने कहा था कि ये विधानसभा अधूरा विधानसभा है, इस विधानसभा में पूरा स्टेट होना चाहिए। 2003 में उन्होंने बिल पास किया था और आज वो पार्टी ये कह रही है कि हम दिल्ली के जो अधिकार हैं उसको भी छीन लेंगे। तो 2013 जो उनका अपना स्टैंड से पीछे हट के कैसे भरोसा करेगा दिल्ली की जनता आप पे। ये कह रहे हैं 22 से 47 तक हम अमृत काल मनाएंगे। अमृत काल नहीं, आपातकाल ले आएंगे आप। जो आपका स्टैंड शुरू से तब आप वापस हो गए तो क्या अमृत काल लेकर आएंगे आप। मैं देश की जनता को भी आज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पे अगर ये भरोसा करा तो ये देश को ये आपातकाल की तरफ ले जाएंगे, निरंकुशता की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए 2024 के चुनाव में ऐसी पार्टी को, ऐसे निरंकुश मानसिकता के लोगों को उनको सबक सिखाना चाहिए। बस इतना ही निवेदन। और मैं चुने हुए विधायक होने के नाते पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि लगातार हमारे जनता ने हमें वोट किया और इसलिए वोट किया है कि हम उनका काम करा पाए। आपने उस जनता के उम्मीदों को पानी फेरा है। दिल्ली की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा आभार।